हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारा क्लास 12th का पहला यूनिट है, वो कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी थ्योरी पोर्शन है उस चैप्टर में वो हम लोगों ने देख लिए हैं। उस यूनिट के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। दो पार्ट में बात करेंगे। लाइक फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमिक्स के बेसिक जो जितने भी डिस्कशंस किए हैं हम लोगों ने, उसके डेफिनेशन के बारे में, उनके मीनिंग के बारे में, अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वेरियस टाइप की हैं, ये पहला पोर्शन रखेंगे। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे हमने इकोनॉमी के टाइप, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितने तरह के होते हैं, उनका सोल्यूशन, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम बात आज करेंगे, और बुक से मैं आपको क्वेश्चंस बताती चली जाऊंगी। सोल्यूशन हम लोग जो हैं वो साथ साथ में करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करे हुए हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आंसर को ढूंढने में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखें क्या है। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ऑप्शंस हैं 4। मल्टीपल चॉइस का मतलब ही होता है कि जहाँ पे आपके ऑप्शंस गिवन होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन इंडिविजुअल यूनिट, बी है स्मॉल यूनिट्स, सी ऑप्शन में कह रहा है इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, और ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। अब देखो, साथ साथ में हमारा जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो पहला ऑप्शन तो आ जाएगा इंडिविजुअल यूनिट। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब ही होता है कि जहाँ पर हम इंडिविजुअल टर्म्स में इकोनॉमिक फैक्ट्स को डिस्कस करें, वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स आता है। ऑप्शन बी कहता है स्मॉल यूनिट्स। देखो, स्मॉल यूनिट्स और इंडिविजुअल यूनिट्स काइंड ऑफ सेम हुए, तो इंडिविजुअल केस की ही तरह स्मॉल यूनिट्स जो है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ऑप्शन बी भी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी कोई भी पढ़ो, हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर करते वक्त ध्यान रखेंगे कि आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो ज़रा डिटेल में एक बारी देख लेने हैं। भले आपको आंसर आ रहा है, भले आपको आंसर जो है वो डायरेक्टली आ भी रहा हो, स्टिल सजेशन है कि आप सारे ऑप्शंस को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए इन द एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है ऑल दी एबव। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है ऑल दी एबव। तो चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चारों जितने भी, अच्छा, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब एक किसी भी कमोडिटी के प्राइस के डिटर्मिनेशन की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो ऑल दी एबव जो है ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से आंसर करेंगे आप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे सवाल कह रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर is studied in, ठीक है, पूछ रहा है सवाल में कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टडीड इन किस पोर्शन के अंदर पढ़ा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी है इनकम थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, ऑप्शन सी है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव।
ना इस तरह से ये 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जहाँ पे क्वेश्चन में है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कहाँ पढ़ेंगे। तो देखो सवाल में कंज्यूमर लिखा हुआ है, ए कंज्यूमर नहीं है तो भी चलेगा, कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स नहीं लिखा है। अगर कंज्यूमर्स लिखा होता तो हम क्या करते, वहाँ पर एक बार ज़रूर सोचते कि ये एक से ज़्यादा कंज्यूमर के बारे में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है, और सिंगल कंज्यूमर की स्टडी यानी कि सिंगल यूनिट की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो ऑप्शन ए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है? मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, इनकम थ्योरी में हम इनकम के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ कंज्यूमर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, और अगला सवाल है एक सेकेंड, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग is studied under macroeconomics ऑप्शंस देखे जाएं तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, ऑप्शन सी है नेशनल इनकम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि जहाँ पे आप एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हो, ठीक है, होल लेवल पे स्टडी करते हो, एंड पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वही हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, ये हम तो ऑप्शंस में ढूंढेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है इंडिविजुअल यूनिट, नहीं, इंडिविजुअल यूनिट इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, मैक्रो में हम इसको नहीं पढ़ते हैं, राइट। ऑप्शन बी में कहता है इकोनॉमिक एग्रीगेट, इकोनॉमिक एग्रीगेट मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात, इकोनॉमिक एग्रीगेट ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा टर्म इस्तेमाल किया है कि ओके एक सेकेंड, क्वेश्चन में ना बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, वेट, हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, मैक्रो के बारे में नहीं। तो माइक्रो के बारे में जहाँ पे कहीं पर भी पूछा जाए तो देख लो ऑप्शन ए है इंडिविजुअल यूनिट्स, ये तो माइक्रो का पोर्शन है। इकोनॉमिक एग्रीगेट मतलब अर्थव्यवस्था में टोटलिटी पर बात कर रहे हैं, ये माइक्रो का पोर्शन, ये मैक्रो का है। नेशनल इनकम ये भी मैक्रो का पोर्शन है। नन ऑफ एबव नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। देखो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं, लाइक टॉपिक वाइज टॉपिक। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है, कहता है कि इसमें से किसकी स्टडी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हो, और इसके ऑप्शंस थोड़े चेंज हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या की स्टडी करते हैं, तो ऑप्शन ए में कह रहा है नेशनल इनकम, ऑप्शन बी में कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी में कहता है टोटल प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी में कहता है ऑल दी एबव। अब आप खुद ही फटाफट से गेस कर लें इसका सही आंसर। मैंने कहा है सवाल हम साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए भी सही है। नेशनल इनकम टोटालिटी पे बात होती है, पूरे देश की इनकम है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में रोजगार का क्या स्तर है, हम वो बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी भी ठीक है। टोटल प्रोडक्शन मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का उत्पादन कितना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ऑप्शन डी भी यहाँ पर, ऑप्शन डी ही होगा एक्चुअली आंसर, जहाँ पे है ऑल दी अबव, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज नहीं करी थी, ये 4th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Which of the following is a branch of microeconomics? ठीक, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देख लेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑप्शन बी में कहता है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक वेलफेयर। और ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। अब देखिए, सवाल में पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच होगा। तो माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ कहीं पर भी स्टडी कर रहे हैं वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इस केस में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत तरह की बातें करते हैं, जैसे कि किसी भी एक प्रोडक्ट की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो ऑप्शन ए ठीक है, ये ब्रांच होगा माइक्रो का, बिकॉज हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस के डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी कहता है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो जितने भी फैक्टर्स हैं जब ये काम करते हैं तो काम के बदले में इनको पैसा मिलता है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर जो हैं वो प्रॉफिट रखते हैं। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर्स हैं व्हेन दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर काम करने पर उनको जो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके रेम्यूनरेशन का, दैट इज कॉल्ड फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन से फैक्टर का कितना प्राइस तय होगा, तो ये भी माइक्रो का पोर्शन हो गया। इसको भी, चूंकि हम हर एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, टोटलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक से इंडिविजुअली फैक्टर की बात करेंगे। ऑप्शन सी बोलता है इकोनॉमिक वेलफेयर। तो देखो, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे प्रमोट होगा, किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। ये कहीं ना कहीं आपका टोटलिटी के ही पोर्शन की बात है, लेकिन इसको हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को, प्रोडक्ट के प्राइस, फैक्टर के प्राइस, इकोनॉमी का वेलफेयर कैसे बढ़ाना है, इससे रिलेटेड सारी बातें करते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is a source, which of the following is a source of production.
इनमें से कौन सा प्रोडक्शन का सोर्स है, ये सवाल में पूछ रहा है। और ऑप्शंस में दिया हुआ है सबसे पहला ऑप्शन लैंड, सेकेंड ऑप्शन लेबर, थर्ड ऑप्शन कैपिटल और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल दी अबव। तो देखो प्रोडक्शन पहले तो होता क्या है ये समझ लो। हम सबको पता है प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को with the help of some more inputs we transformed into output। तो रॉ मटेरियल ना बोलकर इफ वी आर सेइंग कि इनपुट्स को वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, बदलते हैं किसमें, इनटू आउटपुट में, तो इस प्रोसेस को ही वी से प्रोडक्शन। आउटपुट मीन्स द फाइनल गुड्स जिसका इस्तेमाल आप और मैं करेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इनपुट्स का मतलब हो गया ऑल दोज फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज इनपुट्स। तो किसी भी कमोडिटी के, सब में जितने भी प्रोडक्ट हैं, किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 मेन फैक्टर होता है। एक होता है ज़मीन, लैंड। बिना लैंड के आप इमेजिन करो किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। तो लैंड इज़ अ मेन फैक्टर। अच्छा, सिर्फ ज़मीन रहेगी तो प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं, लेबर भी लगेगा। कहोगे नहीं मैं मशीनों का इस्तेमाल करूँगा या करूँगी, तो बिना लेबर के मशीन नहीं चला सकते, तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्शन में लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज कैपिटल, मशीन या पूंजी बोले आप, पैसा। और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर, वो व्यक्ति, उद्यमकर्ता, उद्यमी, जो कि इन तमाम फैक्टर्स को एक जगह पर लाता है। तो ये 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसको इनपुट्स कहते हैं, जो कि आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं। जिस प्रक्रिया के तहत होते हैं उसी प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल में पूछ रहा है कि प्रोडक्शन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। फॉलोइंग में से लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? नेक्स्ट, move on to the next question, number 7। बोलता है माइक्रो, नहीं, मिक्रोज। मिक्रोज मीन्स स्मॉल, ठीक है। मिक्रोज मीन्स स्मॉल, बिलोंग्स टू। मिक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ये कहाँ से आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है? ऑप्शंस दिया हुआ है कि क्या ये वर्ड अरेबियन है, ये क्या अरेबियन वर्ड है। ऑप्शन बी कहता है कि ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जर्मन वर्ड है। और ऑप्शन डी बोलता है कि इंग्लिश वर्ड है। इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं। हम लोगों ने माइक्रो मैक्रो चैप्टर में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि माइक्रो और मैक्रो जो 2 वर्ड्स हैं ये हैं इंग्लिश वर्ड, लेकिन इनको लिया गया है ग्रीक वर्ड मिक्रोज और मैक्रोज से, जहाँ पे मिक्रोज का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रीक वर्ड है मिक्रोज और वहाँ से ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है मिक्रोज को, जहाँ पर हम आंसर जो है वो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच इकोनॉमिस्ट divides economics, which economist divides economics in 2 branches, economics in
two branches, micro and macro, on the basis of economic activities. Micro and macro on the basis of इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम किन के बारे में ऑप्शंस में गिवन है। तो ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है रिकार्डो, ऑप्शन सी है रैगनर फ्रिश, या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पार्ट में यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये बात हम जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की स्टडी को दो पार्ट्स में, इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो ब्रांचेस में बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। सवाल पूछ रहा है कि वो कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये काम किया है। ऑप्शन ए मार्शल, नहीं, मार्शल ने काम नहीं किया है। ऑप्शन बी रिकार्डो, नहीं, इन्होंने भी ये काम नहीं किया है। रिकार्डो ने रेंट थ्योरी दिया है जो कि बड़ी ही फेमस थ्योरी है। ठीक है, मार्शल ने वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन के साथ साथ बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज दी हैं, जैसे यूटिलिटी थ्योरी है, कार्डिनल ऑर्डर में यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ये सब इनका कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शन सी में है रैगनर फ्रिश। तो इन पर आते हैं ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर है, और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिश नाम के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जहां पे पूछा जा रहा है हु सेड इट। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हु सेड इट। इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है, कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, एक आध फेमस लाइन जो है वो पूछा जाता है, और स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है वेल्थ के बारे में, धन के बारे में। सवाल है कि ये किसने कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। स्टेटमेंट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। नाउ कम टू ऑन ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी केन्स, ये सब नाम हैं, ठीक है। ऑप्शन सी रॉबिन्स, और ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इकोनॉमिक्स के फेमस 4 डेफिनेशंस हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं। पहला डेफिनेशन है जो वेल्थ पर बेस्ड है, दूसरा डेफिनेशन है जो वेलफेयर पे बेस्ड है। अच्छा, फर्स्ट डेफिनेशन जो वेल्थ पे बेस्ड है उसको एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक है, ये क्लियर करो इसको पहले। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले अलग सब्जेक्ट के तौर पर डिफाइन किया, और उसी डेफिनेशन में इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेट किया। बोला अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जहाँ पर धन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशंस आए, जैसे कि मार्शल का सेकेंड डेफिनेशन काफ़ी फेमस हुआ, विच इज़ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। फिर रॉबिन्स का डेफिनेशन काफ़ी फेमस हुआ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस, स्कैरसिटी। एंड एक और फेमस डेफिनेशन है विच इज़ गिवन बाय सैमुअल्सन, पॉल सैमुअल्सन, एंड द डेफिनेशन वॉज बेस्ड अपॉन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स is a science of logic. A science of logic. Who said it? ये किसने बोला? ठीक है,
तो इकोनॉमिक्स लॉजिक का साइंस है, मतलब एक ऐसा साइंस है जहाँ पर हम चुनते हैं, चुनाव करते हैं। ऑप्शंस पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर पे चलेंगे और क्वेश्चन को और थोड़ा देख लेंगे। ऑप्शन है हिग्स, रॉबिन्स, जे.के. मेहता और ऑप्शन डी है केन्स। ओके, तो सवाल में है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पे लॉजिक की बात होती है, लॉजिक ऑफ चॉइस की बात होती है। चॉइस की बात तब करते हैं जब स्कैरसिटी होती है, चुनना ही पड़ेगा अगर कमी है तो स्कैरसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन जो है इट इज़ गिवन बाय एल रॉबिन्स, लियोनल रॉबिन्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। रॉबिन्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की परिभाषा को लॉजिक से, लॉजिक ऑफ चॉइस से रिलेट किया और स्कैरसिटी को उसका मेन रीज़न बताया। अभी अभी मैंने आपको 4 डेफिनेशंस बताए हैं और ये हम लोगों ने चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे और अगला सवाल में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग is an economic activity या which of the following economic activities are included, which of the following economic activities are included under subject matter of इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के अंदर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं? ऑप्शंस पहले तो देखा जाए। सबसे पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स। वो तमाम एक्टिविटीज़ जो अनलिमिटेड वांट्स से रिलेटेड हैं, क्या वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है, सब्जेक्ट मैटर में आती हैं? ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, कि क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखा जाए, देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर हम मेनली तो यही पढ़ते हैं कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स से हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। तो लिमिटेड रिसोर्स से कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें, इसी की स्टडी हम जहाँ करते हैं उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात होगी तो वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि अनलिमिटेड वांट से रिलेटेड है वो आएंगी, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो आ जाएंगी। तो ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी वो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का, क्योंकि इसमें हम अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स इन्हीं के बारे में पढ़ते ही हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, देख लो, बार बार कह रही हूँ, चीज़ें बहुत इजी सी होती हैं, बट ऑप्शंस देखोगे कंफ्यूज करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस आपको घुमा घुमा कर दिए जाएंगे। आपने सारे ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से एक बारी पढ़ लेना है और फिर आप उसका आंसर करोगे। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोलता है हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके ऑप्शंस को नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन हम ऑप्शंस देख लेते हैं किताब बुक में कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है जे.बी. से, बी कहता है माल्थस। जितने भी नाम मैं लिख रही हूँ, जितने भी वर्ड्स मैं लिख रही हूँ, सारे नाम हैं इकोनॉमिस्ट के। ठीक है,
ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एडम स्मिथ होगा सही आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, बिकॉज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। बाकी सब इकोनॉमिस्ट हैं हु गेव डिफरेंट थ्योरीज इन इकोनॉमिक्स, जिनकी थ्योरीज फेमस है, यूज़फुल है, हम यूज़ भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ तक ना हम अपने आज के क्लास को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस जो बच गए हैं उनको हम इसी तरह से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।